Hello students, today I will explain you the chapter number 3. This is unit 1 and section C. A Ship on Fire at Sea, written by Jean Ingelow. एक्चुअली जीन इंग्लो की एक इंग्लिश पोएट हैं और नोवेलिस्ट हैं। तो उनकी एक नोवेल है जिसका नाम है ऑफ द स्कैलिग्स। उस नोवेल का कुछ एक पार्ट लिया गया है इस चैप्टर में, जिसका टाइटल दिया गया है अ शिप ऑन फायर एट सी। इसके अंदर दो लेडीज़ हैं, एक खुद राइटर हैं जीन इंग्लो और एक मिसेस ब्रांड। और जब वो एक एडवेंचरस सी रूट पर जाती हैं, सी वॉइस पर जाती हैं, तो वहाँ कैसा नज़ारा देखती हैं, उस तरह की क्या सिचुएशन होती है, ये उन्होंने इस चैप्टर में शेयर किया है। वॉट इज़ इट? आई एक्सक्लेम्ड। वॉट कैन इट बी? तो जो राइटर हैं जीन इंग्लो वो बोलती हैं ये क्या है और ये क्या हो सकता है। She pointed with her finger, and as the yacht swung around, she said, "Look there, ma'am, look." तो जो मिसेस ब्रांड होती हैं वो उंगली से इशारा करते हुए राइटर को दिखाती हैं कि देखिए मैम, वहाँ देखिए वो क्या चीज़ है। As she spoke, two strange objects came into my view. तो जैसे ही वो बोलती है, मेरे नज़रिए में दो अजीब से ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। One was a great pale moon, sickly and white, hanging and seeming to brood over the horizon. तो एक तो आसमान में वो तो मून मुझे दिखाई देता है जो कि वाइट है लेकिन फीका पड़ चुका है। पेल मीन्स होता है फीका पड़ना। ऐसा लगता है कि वो हैंगिंग एंड सीमिंग टू ब्रूड ओवर द होरिजन, कि वो आसमान में लटका हुआ है और बड़ी गंभीर चिंता में डूबे हुए धरती की ओर देख रहा है। दी अदर विच लुकड अबाउट द सेम साइज, और जो दूसरी चीज़ मुझे नज़र में आई वो भी लगभग उसी साइज की थी। वॉज रेड एंड सीम्ड टू लाई क्लोज एट हर साइड, जो कि देखने में रेड कलर की थी और लगभग मेरे नज़दीक थी। वट एवर इट वॉज, ये जो कुछ भी था, इट वॉज द कॉज ऑफ द कॉमोशन विच हैड बीन सो इंटेंस। ये जो कुछ भी था, लेकिन जो शिप के ऊपर कोमोशन थी, कोमोशन यानी कि शोरगुल हल्ला गुल्ला जो मचा हुआ था, उसका एक कारण था जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एंड विच नाउ सीम्ड टू बी ऑलरेडी सबसाइडिंग, जो हल्ला गुल्ला मचा हुआ था शिप के ऊपर, ये उसका एक रीज़न था और अब ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे सबसाइडिंग यानी कि कम होता जा रहा है। आई हैड हर्ड द मैन कॉल्ड अप नॉट 3 minutes बिफोर, लगभग 3 मिनट पहले ही मैंने कुछ लोगों को आवाज़ देते हुए सुना था। एंड नाउ 2 boats वर ऑलरेडी लोवर्ड, और शिप में से 2 बोट्स जो थी वो ऑलरेडी नीचे डाल दी गई थी। एंड टॉम वाज इन कमांड ऑफ द फोरमोस्ट, और सबसे आगे वाली बोट में जो टॉम था, जो राइटर का भाई है, ब्रदर है टॉम, जीन इंग्लो का, वो मेन कमांड में था। आई हर्ड हिज वॉइस कमिंग फ्रॉम द वाटर, मैंने उसकी आवाज़ पानी की तरफ से आती हुई सुनी थी। एंड नो वन प्रिवेंटेड मी नाउ फ्रॉम रशिंग टू द साइड टू लुक ओवर, और इस बार मुझे उस तरफ जाने से कोई भी रोक नहीं पाया। मैं तुरंत उस तरफ भागी जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी सुनने के लिए। ओह दैट साइट, कैन आई एवर फॉरगेट इट, कि वो दृश्य, क्या मैं उसे कभी भूल सकती हूँ। द फायर वॉज स्पर्टिंग फ्रॉम एवरी क्रिवाइस ऑफ द ब्लैक हल, जो आग थी वो हर जहाज के जो लकड़ी का जो जहाज बना होता है उसकी जो दरारें बनी होती हैं, जहाँ से दरारें दिखाई देती हैं, उनमें से फूट फूट कर आग बाहर निकल रही थी, स्पर्ट हो रही थी। स्पर्टिंग मीन्स होता है फूट फूट कर बाहर निकलना, एंड क्रिवाइज ये होती है दरार। हर ग्रेट मेन मास्ट वॉज गॉन, द मिजन मास्ट ले विद सेवरल ग्रेट वाइट सेल्स सर्जिंग अबाउट इन द वाटर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं मास्ट किसको बोलते हैं। देखिए आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये सामने शिप के आगे जो ये पोल्स लगे हैं, इसके बाद ये कपड़ा बंधा हुआ है जो क्लॉथ्स विंड की डायरेक्शन के थ्रू विंड की डायरेक्शन बताता है और शिप को चलने में हेल्प करता है। इसको मास्ट बोलते हैं। तो जो सबसे आगे वाला मास्ट था, फोर मास्ट था, वो लगभग जल चुका था। द मिजन मास्ट ले विद सेवरल ग्रेट वाइट सेल्स सर्जिंग अबाउट इन द वाटर, और जो मिजन मास्ट था उसके जस्ट बाद वाला जो मास्ट था वो भी, उसमें भी आग पकड़ चुकी थी और धीरे धीरे वो पानी की तरफ खींचा चला जा रहा था। एंड शी वॉज ड्रैगिंग इट अलॉन्ग विद हर। शी, यहाँ पर शी यूज़ किया गया है शिप के लिए, कि शिप भी उसको धीरे धीरे, शिप की जो आग थी वो उसको धीरे धीरे पकड़ रही थी, उसको अपनी तरफ खींच रही थी। द फोर मास्ट ओनली स्टूड, सिर्फ एक ही मास्ट था जो
बचा हुआ था और खड़ा था, एंड इट्स रिजिंग एंड सेल्स हैड नॉट येट कॉट। उसकी जो रस्सियाँ थी, जहाज में जो रस्सियाँ होती हैं जो उसको बांधे रखती हैं मास्ट को, वो, और उसके साथ कुछ सेल्स थी, कुछ नाव थी, नाव रखी हुई थी उस शिप पर, वो सिर्फ बची हुई थी जहाँ पर अभी तक आग नहीं पहुँच पाई थी। A dead silence had succeeded now to the commotion in the vessel। यहाँ वेसल यूज़ किया गया शिप के लिए, कि एक बड़ी डेड साइलेंस, एकदम खामोशी सी छा गई थी उस जगह, जो पहले कमोशन हमें देखने को मिला था उस वेसल पर, जो हड़बड़ी और शोरगुल हल्ला गुल्ला देखने को मिला था, अब वहाँ पर एक शांति सी छा गई थी। मैन वर स्टैंडिंग स्टॉक स्टिल। जो लोग थे वहाँ पर खड़े थे एकदम से ऐसे बुत बने हुए खड़े थे। परहैप्स वेटिंग फॉर देयर ऑर्डर। शायद वो किसी का इंतजार कर रहे हो कि कोई हमें ऑर्डर दे, हमें क्या काम करना है। एंड माई अंकल्स वर द ओनली आईज that were not trained to follow the leaping and dazzling spires। और मेरे जो अंकल थे वहाँ पर, सिर्फ उन्हीं की, माई अंकल्स वर नॉट द ओनली आई, सिर्फ उन्हीं की अकेली आंखें नहीं थी जो उस चकाचौंध करने वाले नज़ारे को देख रही थी। सभी लोग उस दृश्य को देख रहे थे कि जिस तरह से जहाज पर आग लगी हुई थी। एवरी पासिंग मोमेंट, हर मोमेंट बीतने के बाद, वी अप्रोच्ड क्लोजर टू द सीन, हम उस सीन के लगभग पास जा रहे थे। नाउ द फर्स्ट वाफ्ट ऑफ द स्मोक केम इन आवर फेसेस। और जो धुएं का पहला गुबार था, एक तरह से झोंका कह सकते हैं आप, वो हमारे फेस की तरफ आया। नाउ वी कुड हियर द क्रैकलिंग एंड ग्राइंडिंग, द क्रीक एंड शिवर एंड द पेकुलर रोरिंग नॉइज मेड बाय अ मास्टरिंग फायर। मास्टरिंग फायर इसलिए बोला गया क्योंकि धीरे धीरे शिप को आग ने पूरी तरह से पकड़ लिया था, तो वो एक तरह से बढ़ गई थी, आग बहुत बढ़ चुकी थी, और अब हमें उसकी क्रैकलिंग और रैंगलिंग, आग जब जलती है, लकड़ी को पकड़ती है, तो एक अजीब सी आवाज़ें चटर पटर की हमें सुनाई देती हैं, वो हमें क्लियरली सुनाई दे रही थी, और एक तरह से वो हमारे अंदर तक हमें हिला देने वाली आवाज़ें थी, भयभीत करने वाली आवाज़ें थीं। आई नेवर सॉ एनी थिंग लाइक द हॉरिबल ब्यूटी ऑफ दैट रेड लाइट। इससे पहले मैंने इस तरह की हॉरिबल ब्यूटी कभी नहीं देखी थी। It added tenfold to the terror of the scene to see her coming on so majestically। और जिस तरह से वो बढ़ती जा रही थी, उसने हमारे डर को और 10 गुना बढ़ा दिया था। Dragging with her broken spars and great yards and sprawling sails। धीरे धीरे उसने जो भी सामान उस जहाज पर पड़ा था, स्पार्स मीन्स जहाज में जो लकड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े डंडे टाइप के होते हैं वो, और जो भी नाव बची हुई थी वो भी धीरे धीरे उसने अपने गिरफ्त में ले ली थी, सब कुछ जलने लगा था। द मून वेंट डाउन एंड इन अ फ्यू मिनट्स द मैजेस्टिक शिप सप्लाइड ऑल द लाइट टू द डार्क स्काई एंड ब्लैक वाटर। यानी इस समय ये समझ लीजिए मून का तो एक तरह से काम ही ख़त्म हो गया। पहले जो मून था हमें दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि मून की लाइट ज़मीन पर पड़ रही है, लेकिन जब फायर ने पूरी शिप को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, तो अब ऐसा लग रहा था कि मून तो बिल्कुल गायब हो चुका है, और जो शिप में आग लगी है वही पूरी तरफ रोशनी फैला रही है। इतनी रोशनी हो गई थी आग की। आई सॉ द 2 लिटिल डार्क बोट्स नियरिंग हर। मैंने लगभग उस शिप के पास में ही 2 छोटी बोट्स को भी देखा था। न्यू दैट माई ब्रदर वॉज इन द फोरमोस्ट। और मुझे पता था कि उससे अगली वाली एक बोट में मेरे भाई भी थे। एंड शुक विद फियर। इसने मुझे डर से हिला दिया। बट while I and all gazed in awful silence at the sailing ship, the flames spread themselves out like quivering fans। लेकिन जब यहाँ पे बोला गया I and all, जब मैं और जितने भी मेरे साथ लोग थे क्रू के, उन सभी ने बड़ी ध्यान से उस awful silence को देखा, इस भयानक शांति को देखा जहाज पर। द फ्लेम्स स्प्रेड themselves आउट लाइक क्वेयरिंग फैंस। तो आग की लपटें थी वो इस तरह से निकल रही थी जैसे से क्वेयरिंग फैंस। क्वेयरिंग यूज़ किया गया यहाँ पर, जैसे कि धनुष के तरकश जो होता है जिसमें से तीर निकलते हैं, इस तरह से आग की लपटें निकल के बाहर जा रही थी। आई सॉ एवरी सेल दैट वॉज लेफ्ट इन एन इंस्टेंट बैथड इन फ्लेम। मैंने बड़े ध्यान से देखा कि वहाँ पर जो भी बोट बची हुई थी वो भी धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा था कि आग में नहाकर बैठी हुई हैं। अ सेकेंड बर्स्ट केम रेजिंग अप फ्रॉम बिलो। दूसरा धमाका जो हुआ एक तरह से नीचे की तरफ से निकला, ब्लैकनिंग एंड शिवरिंग एवरीथिंग बिफोर इट। उससे पहले उसने सब कुछ ब्लैक कर दिया था, जलाकर काला कर दिया था। देन आई सॉ द वेल्टरिंग फायर रन डाउन अगेन एंड स्टिल द रैक plunging her bows in the water came rocking on and on।
यहाँ वेल्टरिंग जो वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब है एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। वेल्टरिंग मीन्स या फायर को बताया गया मूविंग इन अ वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड वे, यानी उल्टी सीधी जहाँ भी उसको जगह मिल रही है आग को वो फैलती जा रही है और धीरे धीरे अपने ऐसा लग रहा है कि अपने धनुष को वाटर के अंदर, बोझ को अपने वाटर के अंदर डुबोती जा रही है। केम रॉकिंग एंड रॉकिंग ऑन एंड ऑन, और इसी काम को धीरे धीरे बढ़ाती जा रही, पूरे शिप को उसने अपने कब्जे में ले लिया और पानी के अंदर अब डूब रही है वो। The black water took in and quenched all that blazing top hamper, and still the awful hissing was audible. तो जो शिप के ऊपर हैम्पर टाइप का, यानी एक बास्केट टाइप की एक शेप होती है, एक जगह होती है जिसमें लोग खड़े भी हो सकते हैं, वो भी अब जल चुका था और पानी के अंदर डूब रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो सी है वो प्यासा है। जो क्वेंच्ड यूज़ किया गया है वर्ड, ये थर्स्टी के लिए यूज़ किया गया है। क्वेंच्ड मीन्स थर्स्टी, कि वो ऐसा लग रहा था जैसे प्यासा इन सारी चीज़ों को और अपने अंदर समा रहा है। एंड स्टिल द ऑफुल हिसिंग वॉज ऑडिबल। आपने कभी नोटिस किया होगा जब लकड़ी को जलाते हैं उसके ऊपर अगर पानी डालते हैं तो एक हिसिंग साउंड आता है, तो इस तरह का साउंड वहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा था। टिल सडनली देयर वाज अ थंडरस रॉल एंड शी प्लंज्ड हेड फॉरमोस्ट। और अचानक से एक भयंकर सा रॉल होता है, यानी कि शिप लुढ़क जाता है, पानी के अंदर डूबने को होता है। एंड शी प्लंज्ड हेड फॉरमोस्ट, और आगे का जो हिस्सा था उसका वो भी लगभग पूरा पानी में डूब गया अब। एंड वेंट डाउन ब्लेजिंग इनटू द डिसॉलिड सी, और जो भी जहाज का मलबा था और पूरा शिप ऊपर अगले हिस्से समेत डिसोलेट हो चुका था, यानी एम्प्टी प्लेस हो चुका था जहाँ पर कि अब कोई भी कुछ बचा नहीं, बिल्कुल खाली जगह हो गई थी जब शिप के डूबने के बाद। इन वन इंस्टेंट, थोड़ी एक ही झटके में देखो क्या हुआ, दैट रेजिंग ग्लो एंड ऑल द फियर्स इल्यूमिनेशन ऑफ द फायर वर गॉन। जो थोड़ी देर पहले हमने नज़ारा देखा कि आग भड़क रही थी, वो एक तरफ से रोशनी हो रही थी, वो एक ही झटके में सब कुछ शांत हो गई, सब कुछ पानी के अंदर डूब गया था। डार्कनेस हैड सेटल्ड ऑन द फेस ऑफ द डीप, यहाँ डीप यूज़ किया गया है सी के लिए, तो समुद्र के चेहरे पे एक तरह से डार्कनेस छा गई थी। ओह द मिजरी ऑफ द नेक्स्ट हाफ आवर, अगले आधे घंटे का जो कष्ट था वो देखो हमें कैसा झेलने को मिला। द बोट्स व्हेन दैट इल फेटेड शिप वेंट डाउन, तो जो बोट्स थी जब वो इल फेटेड मीन्स मनहूस, बदकिस्मत जहाज जब डूब गया था, तो वो जो बोट्स थी उसके साथ वाली, मस्ट आई न्यू, मुझे पता है, हैव बीन वेरी नियर हर, वो भी उसके पास ही थी। हैड दे बीन सक्ड इन, क्या वे भी डूब गईं। हैड दे बीन ओवरटर्न्ड, या वे पलट चुकी हैं। और हैड दे बीन सो ब्लेस्ड एज टू बी सेव्ड, या शायद वो खुशकिस्मत हैं जो वो बच गई हों वो वाली बोट्स। एंड टू सेव सम ऑफ द रेस्ड पैसेंजर्स एंड क्रू, और शायद उसने कुछ बेचारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को कुछ को बचा लिया हो। ऑफ ऑल पर्सन इन द याच देन परहैप्स आई सफर्ड मोस्ट, तो हमारी वाली याच में जितने भी लोग थे और मैं जिसमें शामिल थी, शायद मैं ही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही थी, उस समय कष्ट में थी। आई वॉज द मोस्ट इग्नोरेंट, मैं सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट पर्सन थी। आई हैड नो वन टू स्पीक टू, मेरे पास कोई भी उस समय बात करने के लिए नहीं था। फॉर मिसिस ब्रांड परहैप्स लेस्ट आई शुड क्वेश्चन हर हैड रिट्रीटेड, जो मिसिस ब्रांड थी मेरे साथ, शायद मैं उनसे कुछ पूछ सकती थी या मुझे कुछ पूछना चाहिए था, वो भी पीछे जा चुकी थी, पीछे हट चुकी थी। एंड आई कुड नॉट थिंक ऑफ एड्रेसिंग माई अंकल, और मैं अपने अंकल को भी कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती थी। ही हैड प्लेंटी ऑन हिज माइंड एंड ऑन हिज हैंड्स, क्योंकि उनके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा था, वो भी सोच रहे थे कि अब इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। एट लास्ट ब्रांड स्टैंडिंग नियर मी अगेन, तो जो मिस्टर ब्रांड थे वो मेरे पास खड़े थे। आई सेड ओ ब्रांड कैन नॉट वी गो नियरर द प्लेस वेयर दैट शिप संक, तो मैंने उनसे पूछा मिस्टर ब्रांड से कि क्या ऐसा नहीं हो सकते हम कि जहाँ शिप डूबा है हम उसके नज़दीक और जा पाएँ। मैम, ही रिप्लाइड, वी आर सेलिंग नाउ एज नाई एज मे बी ओवर द वेरी स्पॉट वेयर शी वेंट डाउन, कि जहाँ वो शिप डूबा था लगभग हम उस जगह के बिल्कुल नज़दीक ही आने वाले हैं। बट यू हैव नो कॉल टू बी फ्रेटेंड, लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन डन दैट कैन बी डन, जो हो सकता था वो तो सब हो चुका है। वी होव टू डायरेक्टली वी साइटेड हर, हमने जो देखा था अब हम उसको रोक तो नहीं सकते, है ना, हम कोशिश कर सकते हैं कि अब जितना अच्छा हो सकता है,
यस आई सैड बट वॉट गुड कुड दैट डू। यस, मैंने उनको जवाब दिया, लेकिन और अच्छा क्या हो सकता है। वाई मैम, ही रिप्लाइड, वी कुड नॉट हैव लोअर्ड द बोट्स विदाउट दैट, एंड देन यू नो when they were off we filled and stood in as nigh as we dared। कि मैम, हम उसके बिना, यानी कि जो उनके ब्रदर थे, यहाँ पर उनके ब्रदर के बारे में बात हो रही है, टॉम के बारे में, कि हम उनके बिना उन बोट्स को नीचे नहीं डाल सकते, कि उन्होंने हमें कमांड दी थी तभी हम उन्होंने उन लोगों की हेल्प की। एंड देन यू नो, जब वो यहाँ से जा चुके थे, वी फिल्ड एंड स्टूड इन एज नाई एज वी डेयर्ड, हमने फिर भी हिम्मत करके उस जगह के नज़दीक पहुँचने की कोशिश की है कि जहाँ शिप डूबा था हम वहाँ तक पहुँच पाएँ और उन लोगों को ढूंढ पाएँ जो भी उस समय मिसिंग हुए हैं। देन वेयर आर द बोट्स, आई इंक्वायर, फिर मैंने पूछा कि वो बोट्स कहाँ हैं, बाकी की बोट्स जो थी। गॉड नोज मैम, कि भगवान ही जानता है मैम कहाँ है। एंड वॉट आर दीज लाइट्स फॉर, एवरी वन यू पुट अप मेक्स इट हार्डर टू सी एनीथिंग, कि इन लाइट्स का क्या मतलब है फिर जो आपने अपने पास रखी हुई हैं, इनसे तो बड़ी मुश्किल से कुछ भी देखा जा सकता है। हाउ आर वी टू फाइंड दैम, हम उनको कैसे ढूंढ पाएंगे। वी हैव नो कॉल टू फाइंड दैम, ही रिप्लाइड। तो मिस्टर ब्रांड ने उनसे बोला कि हमें उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वी वांट दैम टू फाइंड अस, हम चाहते हैं कि वो हमें ढूंढें इन लाइट्स को देखकर। मोस्ट लाइकली देयर आर अदर बोट्स अबाउट, boats from the ship, we want to make ourselves as conspicuous as we can। conspicuous मतलब होता है more visible। हम बाकी बोट्स की चिंता करने के बजाय अपनी बोट्स को देखें कि हम उनके लिए कितना विजिबल हो सकते हैं कि अगर वो हमें देख पाएँ। इसलिए हमने अपने हाथ में ये लाइट्स ली हुई हैं कि दूर से लाइट्स हमारी देखेंगे वो लोग तो हमारे पास आ जाएंगे। And why cannot we pick up any of the poor creatures that may have been on board? Surely we could have heard their cries and could now, we are not a half quarter of a mile from her। कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम उनमें से कुछ लोगों को बचा लें, किसी की आवाज़ सुन सकें, हम उनके नज़दीक पहुंचेंगे तो शायद कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा हो और हम जाकर उन्हें बचा लें, क्योंकि हम मुश्किल से अब क्वार्टर ऑफ अ माइल उनसे दूर हैं। नो मैम, नथिंग लाइक दैट डिस्टेंस, कि नहीं मैम अब इतनी दूरी भी नहीं रही है। नॉट हाफ दैट डिस्टेंस, दैट्स वाई आर पीपल थिंक शी मे हैव बीन डिजर्टेड, कि हमारे लोग भी यही सोच रहे हैं कि अब तो हम इतनी दूर नहीं है, हमें लगता है कि अब वो डेजर्टेड हो चुके हैं। डेजर्टेड मतलब अब सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ डूब चुका है। द स्टीवर्ड पास्ड ऑन, जो स्टीवर्ड थे शिप के, जो कैप्टन होते हैं जो शिप को मैनेज करते हैं, वो भी उस समय उनकी भी डेथ हो चुकी है। एंड आई कवर्ड माई फेस विद माई हैंड्स एंड मोर्न इन द मिजरी ऑफ माई हार्ट, मैंने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और बड़ी तेज मुझे कष्ट हुआ, मेरे हार्ट को बहुत बड़ा कष्ट हुआ और मैं मोर्न करने लगी। मोर्न मीन्स होता है एक तरह से क्राई करना, विलाप करना, दुखी होकर रोना। ओह माई ओनली ब्रदर, हैड आई रियली लॉस्ट हिम सो। तो जब उन्होंने कैप्टन की मरने की खबर सुनी, स्टीवर्ड की मरने की खबर सुनी, तो राइटर को ये लगा कि क्या ऐसा है कि मेरे भाई के साथ कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं हुई, मेरा तो सिर्फ अकेला एक भाई था, क्या मैंने उसे भी खो दिया है। आई गॉट अप अगेन, गेज्ड आउट ओवर द डार्क वाटर एंड लॉन्च्ड फॉर द डाउन, मैंने फिर दोबारा से उठी, मैंने फिर नज़र लगाई, एक टक लगाकर देखा डार्क वाटर की तरफ कि शायद कुछ मुझे दिखाई दे। समथिंग बेटर देन डाउन वॉज डेस्टाइंड टू मीट माई आईज, शायद डॉन मीन्स होता है जैसे सुबह का समय, जब हल्का हल्का सूरज निकलने से पहले का समय होता है उसको डॉन बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है डस्क, जब शाम को सूरज छुपता है, गोधूली बेला जिसको बोलते हैं, वो डस्क होता है। तो डाउन यहाँ भी यूज़ किया गया है सुबह के समय के लिए, कि शायद अगली जो सुबह होने वाली थी उसने मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिख रखा हो मेरी आइज़ के लिए, मेरी नज़र के लिए, शायद मुझे कुछ अच्छा देखने को मिले। बिटवीन अस एंड अ स्पार दैट स्टिल ग्लोड, टू डार्क ऑब्जेक्ट स्टूड सडनली, अचानक से मुझे दिखाई दिया कि टू डार्क ऑब्जेक्ट्स मुझे दूर कहीं दिखाई दे रहे हैं। अ बोट एंड ब्लैक फिगर एंड मूविंग ओर्स अनदर बिहाइंड हर, मुझे दिखाई दिया कि एक बोट दिखाई दी, कुछ ब्लैक फिगर्स दिखाई दिए और मूविंग ओर्स होते हैं
पतवार जिससे नाव चलाई जाती है वो भी वो दिखाई दिए मुझे। आई शैल नेवर फॉरगेट विद वॉट अ थ्रिल ऑफ जॉय आई हर्ड आर पीपल चीयर। मैं कभी नहीं भूल सकती कि उस समय हमारे साथ जो पीपल थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने किस तरह से खुश होकर चीयर करना स्टार्ट किया। इन 10 मिनट्स वी कुड हियर द स्ट्रोक ऑफ देयर ओर्स। हम 10 मिनट बाद ही हमें उनके ओर्स की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी जो पानी पर तेज़ी से पड़ रहे थे। एंड डायरेक्टली आफ्टर टॉम वॉज ऑन डैक एंड हिज क्रू विद हिम। हमने ध्यान से देखा कि वहाँ से जो बोट्स आ रही थी उसमें टॉम था और उसके साथ उसके क्रू मेंबर्स भी थे उसके साथ। गॉड ब्लेस यू सैड माई अंकल टू टॉम। मेरे अंकल ने टॉम से कहा, गॉड ब्लेस यू, एनीबडी सेव्ड? क्या कोई और बच पाया? वन सैड टॉम, ओनली वन सर। तो यहाँ वन यूज़ किया गया है जिसकी डेथ हुई थी उसके लिए, कि नहीं सर, ओनली वन हमने खोया है, बाकी हमने सबको बचा लिया है। सो दिस वॉज द स्टोरी। यू विल हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड write and read all the hard words and word meanings also. You can take the help of dictionary for these hard words and new words for you. Okay, we will meet in the next class with the next topic. Bye bye.